नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2021-2022 का बजट पेश किया है और चूंकि ये पूरा पिछला एक साल कोरोना की महामारी से जूझते हुए निकला है और हमने देखा है कि पूरे देश में जो स्वास्थ्य तंत्र है, वो कितना तबाह हो चुका है क्योंकि बहुत सारे मरीजों को वो इलाज ही नहीं मिल पाया। बहुत सारे मरीजों की मौत इसी वजह से हो गई। बड़ी अव्यवस्था थी पूरे अस्पतालों में और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो उसका एक तरह से पर्दाफाश हो गया। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट में हमारी वित्त मंत्री या हमारी सरकार कुछ ऐसा करेगी कि उसको रिवाइव किया जा सके और आने वाले समय में अगर कुछ इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, तो उनसे हम निपटने में सक्षम हो सकें। सवाल उठता है कि क्या आज के बजट में ये जो चिंता और ये अपेक्षा हम सबकी है, वो उसमें दिख रही है? क्या स्वास्थ्य विभाग के लिए हमारी वित्त मंत्री ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि आने वाले दिनों में हम थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं? हमारे साथ स्वास्थ्य संबंधी मामलों की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु प्रिया जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि आज का बजट स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है। ऋतु जी, सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है कि जो अपेक्षाएं की जा रही थीं इस महामारी के बाद, वो कहीं दिख रही हैं इस बजट में? देखिए, बजट तो अपने आप में एक अजूबा जैसा लग रहा है, क्योंकि पहले जो उम्मीदें जगाई गईं इकोनॉमिक सर्वे में और उसके बाद जो आज फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में, बजट स्पीच में, वो जब डॉक्यूमेंट हाथ में आते हैं और उनको देखते हैं, तो वो बिल्कुल ही निराश करने वाली है। जो उम्मीद जगाई गई, इकोनॉमिक सर्वे में एक पूरा नैरेटिव, अगर मैं कहूँ कि अब जो हम डॉक्यूमेंट की बात देख रहे हैं, तो 2 स्पष्ट नैरेटिव बनाए गए। एक इकोनॉमिक सर्वे में कि कैसे सरकार ने कितनी कामयाब रही कोविड पैंडेमिक से निकलने में और सब भारतीयों को सबको निकालने में, और दूसरा अब बजट में कि हम पूरा हेल्थ और वेलबींग को केंद्र में रख के, स्वास्थ्य को केंद्र में रख के पूरा बजट बनाया जा रहा है इस साल का। जी। दावा उसमें ये कि दुगने से ज्यादा एलोकेशन किया गया है स्वास्थ्य के लिए। इसमें कहा मगर गया जो कि आंकड़े नहीं मिले। 137% बढ़ोतरी की गई है बजट में और जब आप आंकड़ों में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि केवल 7% की बढ़ोतरी है। जी, जो 7% है जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके लिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, और उसके अलग-अलग डिवीजन में जाएँगे, तो जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, वो उससे कम है, क्योंकि जो मूल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, क्योंकि हेल्थ रिसर्च में उससे ज़्यादा बढ़ाया गया है और आयुष के लिए 40% बढ़ाया गया है। मगर केवल जैसा आपने सही कहा, 7% हेल्थ मिनिस्ट्री की सेवाओं के लिए है और बढ़ा। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो रिवाइज एस्टीमेट था पिछले साल का करीब 82,000 करोड़ रुपए, उससे भी इस बार जो एलोकेट किया गया है वो रकम उससे भी कम है। जी, पिछले साल तो रिवाइज्ड एस्टिमेट बहुत बढ़ गया था, क्योंकि लाज़मी था, कोविड के दौरान कई खर्चे स्वास्थ्य पे हुए, जो पहले बजट में भी नहीं थे, एलोकेशन में नहीं थे। तो रिवाइज़्ड बजट तो था ही ज़्यादा, और इसलिए अब, मगर अब कम करने का मतलब है कि ये मान लिया है सरकार ने कि पैंडेमिक अब तो गया। ये कैसे उनको विश्वास है, ये अपने आप में अजूबा है। पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से तो हम अभी ये विश्वास नहीं कर सकते। ये इतना अनजान पैंडेमिक है, और देशों में जब बढ़ रहा है, तो हम ये विश्वास करके और बजट में कहीं आगे स्वास्थ्य में डाले ही नहीं एक्स्ट्रा कि अब इस साल में आएगा नहीं। नहीं, और अगर मान लीजिए ये पैंडेमिक चला भी गया, तो दूसरा पैंडेमिक नहीं आएगा कुछ समय बाद, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जी, और अभी तो पैंडेमिक के लिए नहीं, जी, जो इकोनॉमिक सर्वे अपने आप कहता है कि हेल्थ बजट के लिए हमको कम से कम 2.5 से 3% जीडीपी का होना ही चाहिए हेल्थ बजट में। अभी तो हम उसके करीब कहीं है ही नहीं, और वो तो पैंडेमिक हो या ना हो, ये 2.5 से 3%
तो बहुत दशकों से पब्लिक हेल्थ वाले और स्वास्थ्य के जो आंदोलन वाले लोग हैं, वो इसकी मांग कम से कम 2 दशकों से कर रहे हैं। इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये पहली बार माना गया कि हाँ, इतना होना चाहिए, मगर सरकार ने कहा हम अभी ये नहीं कर सकते। अब इकोनॉमिक सर्वे में जब ये कहा गया दोबारा से, तो हमें लगा कि अब कोविड की मार के बाद तो कम से कम बढ़ाया जाएगा, मगर अब भी वो उसके कहीं करीब जाता नहीं दिख रहा। आपने जैसे सही कहा, पिछले साल के खर्चों से और कम कर दिया गया है एलोकेशन। साथ में जो एक इंटेंट है, वो जरूर कही गई है कि अगले 6 साल के लिए लगभग उतना 64,000 करोड़, जो लगभग 1 साल का पूरा बजट होता है हेल्थ का, उतना अगले 6 साल में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया जाएगा। मगर इस साल में वो परिलक्षित नहीं है। जी, तो तो अगले अगर 6 हम साल उसको में भी आएगा 6 ये साल में बाँट इंटेंट। दें, उसको अगर हम 6 साल में बाँट दें तो केवल 10,000 करोड़ रुपए 1 साल में आएँगे, जो कि इतने बड़े मुल्क में 130 करोड़ की आबादी के मुल्क में अगर आपको पब्लिक हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करना है, उसका कायाकल्प करना है, तो उसके लिए तो पीनट्स जैसा है। ऊँट के मुँह में जी। एकदम, जी, बिल्कुल। हम तो उम्मीद ये कर रहे थे कि अब कोविड की मार के बाद कम से कम इस बार डबल किया जाएगा, सच में डबल किया जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं पे एलोकेशन, और अगले सालों में ऐसे करते-करते फिर लगभग 10% तक पहुंचना चाहिए। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों स्तर की सेवाओं को सच में पुख्ता करके लोगों के लिए कामयाब बनाना चाहते हैं, तो 10% के लगभग चाहिए ही। वो चाहे गरीब देश हो, चाहे अमीर देश हो, सब इसी के आसपास करते हैं खर्चा। जी। एक और छल किया है इस बजट में और वो ये कि जो सैनिटेशन का मामला है, पर्यावरण, उसपे जो धनराशि खर्च होती है, उसको भी बंडल करके इसके साथ क्लब कर दिया है। तो ऐसा लगता है कि 133% की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। उसको अलग मद में रखा जाना चाहिए था। उसको इसमें क्लब करने से ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई कि स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया गया। जी, अब इसको यही है कि पहले अगर हम देखें तो पहले जो बजट होते थे और जो प्लान्स बनते थे 5 ईयर प्लान, पहले 3 प्लान में वाटर एंड सैनिटेशन को स्वास्थ्य के साथ ही रखा जाता था, और फूड को भी, न्यूट्रिशन को भी। इस बार इन्होंने एक तो पानी तो बढ़ाया, वो तो जो पहले चल रहा था, स्वच्छता अभियान और पानी जल का, उसी को उन्होंने बंडल इसमें कर दिया, और वही 180% बढ़ा हुआ है पिछली बार से। इसलिए वो ये वाला इस बार इतना देखें तो ये क्लब करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उससे पानी उपलब्ध कराना, सिर्फ पानी नहीं उपलब्ध कराना नहीं, मगर पानी ऐसा होना चाहिए जो स्वास्थ्यकर हो। अभी तो आर्सेनिक मिला पानी भी अगर आप दे रहे हैं तो वो पानी देने के चक्कर में आ जाता है, मगर स्वास्थ्य तो, इसलिए उसका एक औचित्य तो है, मगर वो इसको छल के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो अच्छा होता है। हाँ, और दूसरा साथ में ये है कि न्यूट्रिशन का जो प्रोग्राम है, कहा गया कि पोषण 2.0 कर रहे हैं हम। प्रोजेक्ट पोषण चल रहा था पहले ही न्यूट्रिशन के लिए, और अब प्रोजेक्ट पोषण 2.0 जिसमें बढ़ाया गया है। असल में वो एसएनपी प्रोग्राम चलता था, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, और पोषण दोनों को जोड़ के और न्यूट्रिशन प्रोग्राम अलग लें तो उसमें एक्चुअली घटाव है। हुँ। तो आज की तारीख में अगर आप पोषण पर, भोजन पर कम करेंगे, कोविड की मार के बाद लोगों को वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो उसी वैसी हालत में न्यूट्रिशन में कम करना तो दूसरी तरह का छल ही नहीं। पूरा आप जो दावा कर रहे हैं कि आप हेल्थ को सेंटर में रख रहे हैं, आप केयरिंग स्टेट बना रहे हैं, उससे एकदम पीछे हटने की बात है। तो ये दोनों नैरेटिव्स पे एकदम वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि हेल्थ हमारे जो पिलर हैं आत्मनिर्भरता के, उनमें से एक होगा, और जी, उसकी लंबी उन्होंने व्याख्या की। लेकिन जब आप डिटेल्स में गए, बारीकी से आपने उन चीजों को देखा, तो तस्वीर कुछ और दिख रही थी। तो इसका मतलब है कि सरकार की नीयत गड़बड़ है। वो लोगों को दिखाना कुछ और चाहती है, कर कुछ रही है। देखिए अगर एक तो ये माने हम कि सरकारों की मजबूरियां होती हैं, और ये सरकार भी अपनी मजबूरी देख रही है कि कोविड की मार के बाद अब हेल्थ को कैसे नहीं देंगे एक्स्ट्रा।
तो वो एक नैरेटिव उन्होंने बना दिया, और नैरेटिव बनाना इस सरकार से बेहतर कोई और नहीं जानता, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी किया। साथ ही उन्होंने जो वो 64,000 करोड़ का वायदा किया है, कम से कम अपनी इंटेंट दिखाई है, वो बजट में नहीं है कहीं, मगर वो इंटेंट को अगर हम पकड़ के चलें, जैसे पहले आयुष्मान भारत लगभग इंटेंट के तौर पे ही दिखाया गया था बजट में ही, और उसके बाद धीरे-धीरे उसका कुछ एलोकेशन हुआ। अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है गाड़ी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही प्रोग्राम का ऐसा है, मगर कुछ वो बना माने तो लगभग 1 साल का 6 साल में आप दे रहे हैं। और मगर ये इंटेंट मेरी नज़र में इकोनॉमिक सर्वे और इसमें जो एक बात पे कुछ सामंजस्य है बजट में, वो ये कि सरकार को समझ आ रहा है कि पब्लिक सिस्टम को आपको सिर्फ रखना ही नहीं पड़ेगा, उसको सपोर्ट और आगे बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर मैं इसको पकड़ के चलूँ कि ये आपने कहा, तो अब आप ये कहाँ है आपका? जो आपने 64,000 करोड़ कहा, वो कहाँ है? तो हम सिटिज़न्स के तौर पे कम से कम ये डिमांड कर सकते हैं कि वो कहाँ है, वो तो दिखाइए, उतना तो आगे बढ़ाइए। तो ये इंटेंट मान जो सकारात्मक अगर ढूँढने की कोशिश की जाए तो ये दिख रहा है, लेकिन और उसमें काफ़ी प्रिया, चीज़ें कही गई हैं जो करने लायक है। जी। जी, डॉक्टर प्रिया, मैं एक चीज़ और जानना चाहता था इससे जुड़ी हुई कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात करना, उसमें इतना कम इन्वेस्ट करना, एक तरह से लोगों को फ़ोर्स करना कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, और ये सरकार शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ धकेल रही है। आयुष्मान भारत भी एक तरह से वही है कि आप प्राइवेट इंश्योरेंस कीजिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए। तो वो उसमें कोई परिवर्तन मुझे इसमें नहीं दिख रहा। क्या आपको लग रहा है कहीं कोई नीतिगत परिवर्तन कहीं दिख रहा है? लेकिन जो झुकाव प्राइवेट सेक्टर की तरफ है, वो तो है ही है। हुँ, अगर हम मगर एकदम आंशिक जो पब्लिक सिस्टम की तरफ बढ़ता दिख रहा है। एक तो इकोनॉमिक सर्वे में जिस ढंग से डेटा और आर्गुमेंट दिए गए हैं पब्लिक सेक्टर के पक्ष में, वो पिछले कुछ सालों से फ़र्क है। और दूसरा कि जो ग्रामीण और अर्बन हेल्थ मिशन चल रहा था 14 की सरकार आने से पहले से, उसको 14 के बाद बजट धीरे-धीरे घट रहा था। और वो एक कार्यक्रम ऐसा था जो पब्लिक सिस्टम को ही पुख्ता करने के लिए बनाया गया था। तो उसको इस साल कम करने के बजाय एकदम आंशिक रूप से बढ़ाया गया। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर हम ढूँढना चाहें कि सकारात्मक चीज़ें क्या देख सकते हैं, तो ये एक ज़रूर मिलती है नहीं, कि लेकिन एनएचएम को इनका प्रभाव बजट कितना पड़ेगा? अगर उस ढंग आंशिक से वृद्धि जी, हुई है, लेकिन इनका प्रभाव कितना पड़ेगा? जो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम जिस हालत में पहुंच गया है, क्या उसको वहां से उबारने में कहीं इनकी कोई भूमिका हो सकती है, या एक बड़े हस्तक्षेप की जरूरत है? अभी तुझे जो हालत है स्वास्थ्य सेवाओं की, उसमें एक एकदम बड़ा हस्तक्षेप नहीं, एकदम जिसको हम लोग एनएचएम में आर्किटेक्चरल करेक्शन कहते हैं। सिस्टम का आर्किटेक्चरल करेक्शन या सिस्टेमिक चेंज की ज़रूरत है, जिसमें प्राइवेट को कितना सपोर्ट दें और पब्लिक को कितना, ये सब पब्लिक हेल्थ वालों के लिए तो एकदम स्पष्ट बात है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की नज़र से देखें तो पब्लिक सिस्टम ही कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। गुणवत्ता की नज़र से देखें तो भी पब्लिक सिस्टम की गुणवत्ता ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो प्रिवेंशन भी करता है। वो सिर्फ क्योर की तरफ नहीं जाता, वो रैशनल केयर करता है। वो इर्रेशनल और अननेसेसरी चीज़ें नहीं, जो गैर ज़रूरी भी नहीं मेडिकल केयर करवाता। ये सब एकदम स्पष्ट चीज़ें हैं, ये इसमें किसी को कोई दो राय हो नहीं सकती, और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये माना है सरकार ने। तो उसके लिए उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको दिखाना चाहिए कि बजट में आप पब्लिक सेक्टर के लिए, जैसा मैंने पहले कहा कि 2.5 की तरफ तो कम से कम बढ़ते नज़र आइए, और 2.5 नहीं, फिर आगे-आगे रास्ता आप 10% तक कैसे दिखाते हैं, वो नज़रिया दिखाना एकदम आवश्यक है। अगर पब्लिक सिस्टम को कारगर किसी भी रूप में बनाना है और जनता को उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। ये कहा गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, ढेर सारे। क्या भूमिका होगी उनकी? क्या ये जो फंड दिया गया है, उससे वो कारगर बन पाएँगे? क्या वो सचमुच में वहाँ की जहाँ भी बनेंगे, वहाँ के लोगों के किसी काम आ पाएँगे? ये वही जो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना जी, घोषित की गई है, उसी के तहत कहा गया है
कि 11,000 प्लस कुछ शहरी इलाकों में और 17-18,000 के करीब ग्रामीण इलाकों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को सपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि वो पहले से अनाउंस्ड हैं और वो आयुष्मान भारत के तहत होना चाहिए था कि वो अभी से चालू होने ही चाहिए, और उनको सपोर्ट दी गई है। जो उनको अगर पूरा 64,000 करोड़ उस पे लगाएंगे 6 साल में, तो हर सेंटर को लगभग 35 लाख साल का मिलेगा, जो अपने आप में कुछ कारगर हो सकता है। कुछ कदम उसको सपोर्ट के तौर पे ही देखें अगर, तो जरूर कारगर होगा। मगर उस कार्यक्रम योजना में सिर्फ ये कार्यक्रम नहीं है वेलनेस सेंटर का, उसमें नए पब्लिक यूनिट सेटअप करने की बात है, नई पब्लिक लैब सेटअप करने की बात है, उसमें एक वन हेल्थ का नया इंस्टीट्यूशन पूरा। तो अगर ये 64,000 करोड़ इस सब पे लगेगा, तो फिर वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, जैसे पहले उनको सिर्फ 20-20 हजार के करीब मिला था, ऐसा ही कुछ संख्या अगर मिलेगी, तो वो नाम के लिए रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। अगर पूरा पैसा दे भी दिया गया, तो वो क्या काम करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनको क्या काम दिया जाएगा? मेरी नजर में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। पब्लिक हेल्थ की नजर से कोई भी पैंडेमिक आए तो उससे जूझने के लिए, और आम समय में भी लोगों की स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये बहुत ही कारगर कदम हो सकता है, क्योंकि ये एकदम करीब है, गांव में है, मोहल्ले में है। इसमें अब केवल एएनएम और एमपीडब्ल्यू नहीं, अब उसमें एक मिड लेवल प्रोवाइडर होने की भी बात है। और मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अलावा, मतलब इम्यूनाइजेशन और मातृ सेवाओं के अलावा, उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, गैर संक्रामक रोग जो हैं, जैसे टीबी, डायबिटीज, टीबी तो एनएचएम में ही आएगा, डायबिटीज, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों का जांच करना, आइडेंटिफाई करना पेशेंट को, और फिर दवाएं शुरू कराना उनकी, ये काम भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को दिया गया है। साथ में इनके उपचार के लिए योगा जैसे कार्यक्रम और भी उसमें चलाने की बात है, आयुष का भी पुट उसमें डालने की। ये सब महत्वपूर्ण है अगर ये सही ढंग से कराए गए और इनके लिए पूरा इंतजाम किया गया। डॉक्टर जी, मगर इसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो एलोकेशन डेवलप किया जा का सकता है इससे, मान आशंका लीजिए रहती है। जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर की बात है, इक्विपमेंट की बात है, क्या वो भी इसका हिस्सा होंगे इस बजट से? वो भी वहां पर इसका भी इंतजाम होगा, क्या होगा कुछ अभी आपको लग रहा है, कैसे करेंगे ये? देखिए, बजट में तो अभी ये जैसा मैंने कहा एलोकेशन अभी है ही नहीं। ये 64,000 इंटेंट की घोषणा है, और इंटेंट 6 साल के लिए। तो इसमें सिर्फ पैसा डाल देने से, सिर्फ बिल्डिंग बना देने से तो होगा नहीं। बिल्डिंग और इक्विपमेंट भी दे देंगे, मगर लोग नहीं होंगे चलाने वाले और ताला पड़ा रहेगा तो नहीं चलेगा। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये, मान लीजिए चल गया, तो जो आपने पेशेंट डायग्नोज किए, टेस्ट आपने करवा दिए, पहचान दे दी कि आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, और उसके बाद अगर आपके पास इलाज की दवाएं नहीं है हेल्थ सेंटर में पर्याप्त, या डॉक्टर ही नहीं है, इलाज करने वाला नहीं है, तो आगे के लिए फिर आप क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को आपने आइडेंटिफाई कर दिया और वो फिर कहाँ जाए इलाज के लिए? वो फिर प्राइवेट सेक्टर को आपने परोस दिया। तो ये वेलनेस सेंटर भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ पब्लिक पैसा मोड़ने का एक जरिया बन सकता है। ये दोनों तरफ इसमें सकारात्मक भी हो सकता है अगर सही ढंग से किया जाए, मगर आशंका है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ नीति है उसी तरफ बढ़ सकती जी, तो अंत में अगर मैं आपसे कहूं कि इस बजट में स्वास्थ्य के लिए जो कुछ किया गया है, उसको अगर 10 में से अगर अंक देने हो, तो आप कितने देंगे? है। अभी कोविड की समय देखते हुए कि इसमें जो उम्मीद थी उससे अगर देखें तो पास मार्क तो नहीं होंगे। मतलब आप 3 भी नहीं देंगी, 3 से भी कम जाएगा? जी बिल्कुल, मतलब जो भी पास मार्क अगर आप रखते हैं, अगर 50 जी, है तो उससे नीचे ही रहेगा, अगर 30 है तो उससे नीचे रहेगा। जी, क्योंकि ये कहीं भी अभी जो पैंडेमिक चल रहा है वो खत्म हुआ नहीं है, उसकी भी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, तो बाकी सामान्य समय की तो छोड़ ही दी। जी। वैक्सीन और के जिस लिए तरह से लगता है कि पेश किया गया, जी, जिस तरह से वैक्सीन के पेश लिए किया गया वो तो एक दोगलेपन का एग्जाम्पल दिखाता है।
बिल्कुल। और वैक्सीन के लिए भी जो 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, वो कितने लोगों तक वैक्सीन पहुँचा पाएँगे, लगाएँगे मुफ़्त में, वो भी एक प्रश्न के दायरे में है, क्योंकि 70-80 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं ये। जी, बिल्कुल। और फिर उससे यही होगा कि आपने नज़ारा ये दिखा दिया है कि ये समस्या का डर बैठा दिया है सबके मन में, और फिर उसमें ये कि इसका उपाय सिर्फ वैक्सीन है, मगर वैक्सीन सबको देंगे नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर से जाके खरीदेंगे। तो आप मार्केट बना रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन के लिए। वैक्सीन अभी जो हालत है, उसमें पब्लिक हेल्थ के विज्ञान की नज़र से ना हमें अभी उसकी सेफ्टी का पक्का मालूम है, ना उसका कितना इफेक्टिवनेस है, वो पक्की तरह से मालूम मालूम है। और फिर भी आप उसकी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक बात है। तो क्योंकि 35,000 करोड़ में नहीं हो पहुँचेगा सब। जी, तो कुल मिलाकर ये जो बजट है स्वास्थ्य के मामले में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए निराशाजनक बजट है। जो उम्मीद लगाई गई थी कि कोरोना महामारी के बाद कुछ तो सबक सीखेगी ये सरकार, और सबक सीखेगी ही नहीं, आगे काम भी करेगी, वो इस बजट में नहीं झलक रहा है। ये निराशा की बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर रितु, आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए सत्य हिंदी से। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।